सो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका हमने इंट्रोडक्शन और उनकी कुछ डेफिनेशन हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज की मिल सकती है। एंजाइम्स होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजाइम्स के अंदर जो उनको दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करके पेश करते हैं। मतलब एंजाइम्स की क्या खासियत है। सो सबसे पहला बेटा एंजाइम्स की अगर आप नेचर देखें, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। मतलब हमने अभी पढ़ा था ज्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस मतलब वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दे मे बी एंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लाइक अमाइलेज और पेप्सिन, और मे कंटेन लॉन्ग प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि तो देखो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास अगर एक एंजाइम है, अगर हमारे पास एक एंजाइम है और बेटा ये एंजाइम इसका पूरा स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ है, दिस इज होल प्रोटीन। तो ऐसे एंजाइम को मैं किस कैटेगरी में फॉलो करूंगा, इस कैटेगरी में। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है आपका अमाइलेज एंड पेप्सिन। ये दो एग्जांपल मैं चाहता हूं, एमाइलेज एंड पेप्सिन। एमाइलेज इज वो एंजाइम जो आपके माउथ में प्रोड्यूस होता है, आपकी सलाइवा में, ये आपकी सलाइवा में प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, तो बाहर से डाइट लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है। इसी तरह से अगर हम पेप्सिन की बात करें, ये बेटा आपके मैदे में, आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है और ये हमारी प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये दोनों के स्पेसिफिक फंक्शन है एमाइलेज एंड पेप्सिन। और बेटा ये क्या है, इनका पूरा स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। नाउ एक मिनट टाइम अब सपोज करो कि दूसरे एंजाइम में उनका प्रोटीन के साथ-साथ उनके पास एक और पार्ट भी है। Now this part is non-protein part. मतलब ये प्रोटीन से नहीं मिलके बना हुआ, ये नॉन प्रोटीन राइट बात है। नॉन प्रोटीन से कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट है, दिस इज योर प्रोटीन पार्ट। सो ये आपका एंजाइम है, ये बेटा सिंपल एंजाइम की तरह है। दिस इज नाउ कॉल्ड एज होलो एंजाइम। इसको हम कहेंगे बेटा होलो एंजाइम। व्हाट इज मीन बाय होलो? बेटा होलो का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो कि दो या दो से ज्यादा अलग-अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन और क्या नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन की एनालाइज करते कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई आयन हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कोई दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो समझे यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट लगा के रख दिया, सो ये सिंपल एंजाइम की तरह है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है, होलो मतलब पूरा ऐसा चीज जो क्या कॉन्जुगेटेड, मतलब जो क्या हो दो चीज आपस में मिलके एक एंजाइम बना, तो सब कहते हैं होलो एंजाइम। तो दो तरह के हमने देख लिया, नेचर क्या होती है, अक्सर प्रोटीन नेचर होती है एंजाइम की, और प्रोटीन होती तो है। अब मसला ये है कि क्या पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है या फिर प्रोटीन के साथ साथ कोई और कंपोनेंट भी है। अब जो पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, हमारा अमाइलेज और पेप्सिन आते हैं, सिर्फ तीन आते हैं, इसके अलावा दो आते हैं। और जो कि प्रोटीन के साथ साथ जिनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं, उसमें हमारे पास होलो एंजाइम्स आते हैं। होलो एंजाइम्स की अलग-अलग एग्जांपल होते हैं। The second property of enzymes are reactivity with acids and alkalis। मतलब जो एसिड तेजाब और अल्कलीज होते हैं उनके साथ क्या किस तरह से एंजाइम रिएक्ट करते हैं। बेटा एंजाइम के अंदर अगर हम बात करें तो एंजाइम मोस्टली क्या होती है, प्रोटीन्स। एंजाइम क्या होती है बेटा, प्रोटीन्स। तो अगर आप प्रोटीन के मोनोमर मुझे याद करवाओ तो बेटा द मोनोमर ऑफ प्रोटीन दैट इज व्हाट, अमीनो एसिड। सो जो बेटा अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, अगर आप इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो तो बेटा नीचे होता है कार्बन, ऊपर होता है हाइड्रोजन, एक साइड पे होता है अमीनो ग्रुप, और एक साइड पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होता है हाइड्रोजन, इस रेडिकल टू साइड दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन। नाउ बेटा ये जो NH2 है, दिस इज योर बेसिक पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। बेसिक मतलब अल्कली, और ये होता है बेटा आपका एसिड। अब सपोज करते हैं ये हमारा बेसिक एसिड है, मतलब ये जो अमीनो एसिड है इसके पास बेसिक प्रॉपर्टीज की और एसिडिक प्रॉपर्टीज की है। अब सपोज करो आपने अगर किसी प्रोटीन को रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? हां, क्योंकि उसके पास तो बेस भी पड़ा है, तो बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो बेटा एसिड है, इसके पास बेस है,
तो अपना ये अपने बेस को लिंक करवा देंगे इससे एसिड के साथ। और अगर आप इसमें कोई बेसिक डाल दिया, प्रोटीन को बेस के साथ लिंक करवाया, अल्कली के साथ लिंक करवाया, बेस और अल्कली एक ही होते हैं। अगर किसी प्रोटीन को अल्कली या बेस के साथ लिंक करवाया तो बेटा तब भी वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एसिडिक कंपोनेंट है। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा कि ये जो होता है हमारे पास डुअल नेचर रखते हैं, जो हमारे एंजाइम होते हैं ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और अल्कली या बेसिक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है बेटा, प्रोटीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। थर्ड प्रॉपर्टी इज योर एंडोएंजाइम एंड एक्सोएंजाइम। नाउ व्हाट इज एंडोएंजाइम? बेटा ऐसे एंजाइम जो कि किसी सेल में बने और उसी सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करें, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं एंडोएंजाइम, जो सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करें। सपोज करो बेटा एक सेल है, इस सेल के अंदर ये एंजाइम बना है। तो दिस एंजाइम अगर तो ये सेल के अंदर बनने के बाद, अगर ये सेल के अंदर बनने के बाद सेल के अंदर ही अपना नॉर्मल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, ये सब्सट्रेट के साथ बाइंड होके और क्या कर रहा है, उसे डिफरेंट मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है। अगर तो ये किसी सेल के अंदर ही अपना केमिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे एंजाइम को कहूंगा एंडोएंजाइम, क्योंकि ये सेल के अंदर कर रहा है और एंडोएंजाइम। और अगर बेटा यही एंजाइम अगर यहां से बाहर निकल गया, डिफ्यूज आउट कर गया फ्रॉम द सेल, नाउ दिस एंजाइम जो कि सेल से बाहर निकल गया, डिफ्यूज आउट हो गया, दिस एंजाइम इज नॉट एन एंडोएंजाइम, इट इज कॉल्ड एज एक्सोएंजाइम। एक्सो मींस आउट, बाहर। So which is the यहाँ की बेटा enzyme में within the same cell in which it is produced. enzyme उसी सेल में एक्ट कर सकते हैं जहाँ वो क्या है, प्रोड्यूस किया, जिनको क्या कहते हैं बेटा, एंडोएंजाइम्स। It may act extracellularly. What is extracellularly? Extracellularly का मतलब है सेल के बाहर। सेलुलरली और एक्स्ट्रा का सेल के बाहर, मतलब एक्स्ट्रासेलुलरली मतलब सेल से बाहर अटैक करेगा, तो उसका क्या होगा, एक्सोएंजाइम्स। सो अगर वो सेल के अंदर एक्ट कर रहा है एंजाइम तो उसका क्या होगा, एंडोएंजाइम नाम से बचेगा। और अगर वो सेल के बाहर एक्ट कर रहा है एक्स्ट्रासेलुलरली एक्ट कर रहा है तो उसका क्या होगा, एक्सोएंजाइम। So these are basically three properties of enzymes. The fourth property is your specificity. स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि कोई अगर एंजाइम है तो बेटा वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। मतलब अगर एक एंजाइम है, सपोज करते हैं कि एक एंजाइम है पी, बेटा ये जो है बल्कि E1 ले लेते हैं, ये इस अगर ए को बी को अगर ए को बी में कन्वर्ट करना है तो ये E1 एंजाइम जो क्या करेगा, इसमें मदद देगा, catalyze करेगा स्पेस। सही है? So this particular reaction ना A से B में कन्वर्ट हो रही है, particular reaction। अब ये E1 एंजाइम है बेटा, ये A को B में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं मुझे C, अगर मुझे आगे B को C में कन्वर्ट करना है तो क्या अब ये E1 एंजाइम इस पे एक्ट कर सकता है? नो। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम जो होते हैं किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हर रिएक्शन में नहीं घुस जाते। मतलब ऐसा नहीं कि हर एंजाइम जो है वो किसी और वो कभी किसी और रिएक्शन में काम आ रहा है, कभी किसी और रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिदम है, एक पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है। सो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा। हर एंजाइम हर रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर सकता। सो यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, जाहिर सी बात है हर चीज में कोई एक्सेप्शन होती है। इधर फिर एक्सेप्शन का मतलब मेरा सवाल ये है, मतलब कुछ एंजाइम्स को हटाकर एंजाइम का स्पेसिफिक है, मतलब कुछ एंजाइम्स को हटाकर वैसे नॉर्मली एंजाइम क्या होते हैं, अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अब जैसे आपने लिखा है गिवन एंजाइम कैन कैटलाइज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब अगर एक एंजाइम है वो किसी न किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर एक एंजाइम है तो हमारी बॉडी में वो क्या नाम है, प्रोटीन को भी तोड़ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ रहा है, लिपिड को भी तोड़ रहा है। इस तरह बेटा हमारे पास एंजाइम्स नहीं पाएंगे। तो ऑलरेडी एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं। सो दैट इज व्हाई एक एंजाइम उनके स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन की स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, सक्रिय। सक्रिय एक एंजाइम है जो स्पेक्ट करता है आपके सक्रोज। इसमें से ये डाइसैकराइड जो हमने कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में पढ़ा था, सक्रोज इज अ डाइसैकराइड। और बेटा अगर इसे इस डाइसैकराइड को आपने मोनोसैकराइड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सक्रेज। सक्रेज इज एन एंजाइम, सक्रोज इज अ
डाइसैकराइड या शुगर भी कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर देखो भी मुझे सक्रेज इसको जोड़ेगा सक्रोज को, और लैक्टेज इसको जोड़ेगा लैक्टोज को। लैक्टोज इज आल्सो अ डाइसैकराइड। अब क्या ये सक्रेज इसका सक्रेज ये लैक्टोज को तोड़ सकता है? नो। और क्या ये लैक्टेज इस सक्रोज को तोड़ सकता है? नो। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों क्या है अपने अपने सबस्ट्रेट के लिए अपने केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। ये वाला एंजाइम यही वाले केमिकल रिएक्शन कैटलाइज करेगा और ये वाला एंजाइम यही वाले केमिकल रिएक्शन कैटलाइज करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। प्रॉपर्टी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एंजाइम्स की मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक सबस्ट्रेट के मुकाबले बेटा एंजाइम का साइज होता है उससे बहुत बड़ा होता है। मतलब एंजाइम्स आर बेसिकली मच ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट। बुनियादी बात एंजाइम्स का साइज होता है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नाउ द सिक्स प्रॉपर्टीज एक्टिव साइट इज एक्टिव साइट नाम से पता चल रहा है एक्टिव का मतलब ये ऐसी साइट जो भी काम करे, एक्टिव रहे। किसी भी एंजाइम में कोई ऐसी साइट हो, ऐसी जगह हो जो कि एक्टिव रहे हर टाइम। तो जब भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा वो एक्टिव साइट होगी, मतलब वहां पे आके बाइंड करेगा। सो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि वो सबस्ट्रेट वो होता है जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन करता है। सिंपल। इसमें इस केस में अगर हम बात करें सक्रेज इज एन एंजाइम। सक्रेज क्या कर रहा है? एंजाइम। और ये किस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट कर रहा है? सक्रोज के ऊपर। नाउ दिस सक्रोज इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एंजाइम। मतलब सक्रेज इज एन एंजाइम ऑफ दिस सबस्ट्रेट सक्रोज। तो सबस्ट्रेट क्या होता है आपको पता चल गया। अब अगर हम बात करें सबस्ट्रेट ये किस साइट पे जाके बाइंड करेगा? भाई एंजाइम तो राइट बात है, अगर हम देखें तो एंजाइम का हमारे पास लार्जर साइज होता है। पर अगर आप अगर इस एंजाइम की बात करो तो इस एंजाइम में क्या सबस्ट्रेट यहां पे आके बाइंड कर सकता है? यहां पे आके बाइंड कर दे और एंजाइम से तोड़ दे दो, फिर कहां पे आके बाइंड करेगा? हर सबस्ट्रेट में वो कहां पे आके बाइंड करेगा? उसकी पर्टिकुलर एक्टिव साइट। दिस इज कॉल्ड योर एक्टिव साइट। और हर एक्टिव साइट की शेप बेटा इस तरह नहीं होती। ऐसा नहीं कि हर एक्टिव साइट की शेप सिर्फ सर्कुलर होगी, शेप डिपेंड कर सकती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल में आपको पढ़ लोगे। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस एक्टिव साइट जो होती है वो क्या करती है? वो एक्टिव रहती है और वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके क्या करती है? सबस्ट्रेट को तोड़ती है, सबस्ट्रेट को कैटलाइज करती है। सो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट व्हिच इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। Due to specific amino acid sequence of active site, enzymes are specific to those substrate. बेटे ये जो एक्टिव साइट होती है इसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है ना, उनके प्रोटीन से वाले एंजाइम इनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। इसी वजह से इस पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके एक्ट करेगा। मतलब अगर सपोज करो ये अगर मैं देखो कि एंजाइम में लैक्टेज, तो जो इसका यहाँ पे एक्टिव साइट होगी इसके अमीनो एसिड सीक्वेंस तो किस तरह का होगा? यहाँ पे सिर्फ कौन आके बाइंड कर सकता है? लैक्टोज। असल में कौन चीज स्पेसिफिसिटी डिसाइड करेगी? जो हमने ऊपर पढ़ा स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कौन डिसाइड कर रहा है? आपका एक्टिव साइट डिसाइड कर रहा है। और एक्टिव साइट में क्या चीज ऐसी है? दैट इज योर अमीनो एसिड सीक्वेंस। और अमीनो एसिड सीक्वेंस इन योर एक्टिव साइट ये ऐसी चीज जो कि डिसाइड करेगा कि एंजाइम्स किस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। तो ये चीज क्या करेगा बेटा? डिसाइड करेगा कि एंजाइम्स किस चीज के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। So this is beta our you can say that properties of molecule ये भी खत्म हुई है। चल रही है हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अभी हम और प्रॉपर्टी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज देखो बेटा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़ा कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बहुत बड़ा होता है। अगर एंजाइम का साइज सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ एक्टिव साइट ही सबस्ट्रेट को कंबाइन करेगी, बाकी सारा पार्ट तो क्या रहेगा? फ्री रहेगा। तो वो वाला पार्ट ऐसी बात है वो एक्टिव साइट नहीं होगी, वो क्या होगी? पैसिव साइट होगी। This is our six properties. Properties. Next property of an enzyme is the catalytic property. मतलब किस तरह से catalysis करता है? इसकी properties क्या है? catalytic properties. Catalysis का मतलब ये होता है कि chemical reaction को तेज करना। तो normally क्या करता है enzyme जो होता है वो किसी भी reaction की chemical reaction की speed को क्या करता है? influence करता है, change करता है। मतलब speed को बढ़ा सकता है, speed को कम भी कर सकता है। Enzymes influence the speed of normal enzymes speed को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। Reaction but are not consumed in a chemical reaction, nor do they vary the end products of chemical reaction. बेटा ये बहुत important point है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो एक एंजाइम है E, तो बेटा वो कन्वर्ट कर रही है A प्रोडक्ट को B प्रोडक्ट में
तो ये वाला एंजाइम अगर मुझे ए को बी में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द रिएक्टेंट and this is the product. अब क्या? दिस इज द प्रोडक्ट। हुआ क्या कि एंजाइम की इस रिएक्शन में शामिल होगा। एंजाइम रिएक्शन में शामिल क्या करेगा? इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। पर ये बात याद रखना कि एंजाइम जिस सूरत में आया था तो उसी सूरत में क्या चला जाएगा बेटा? वो वापस चला जाएगा। मतलब एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। एंजाइम का कोई भी पार्ट बेटा केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। अच्छा कुछ लोग ये समझते थे बच्चे समझते तो बच्चे यार कंफ्यूज होते हैं कि एक होता है पार्टिसिपेशन, एक होता है कंज्यूम, मतलब एक होता है कंजम्पशन। देखो पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है कि कोई जो है एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, एक को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर ये कंज्यूम नहीं हो रहा। कंज्यूम का मतलब क्या है कि ये खर्च नहीं हो रहा उस केमिकल रिएक्शन में। उस केमिकल रिएक्शन में इसका कोई पार्ट ऐसा नहीं है अगर ई निकला है तो ये जो है वो अपना E2 या E1 बन के निकल रहा है, मतलब वो अलग स्ट्रक्चर निकल रहा है। जो स्ट्रक्चर एंजाइम का आया था असल में वही वाला एंजाइम को निकलेगा। मतलब एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा। सो एंजाइम इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट तो करते हैं बट नॉट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन। और ना ही ये एंड प्रोडक्ट में अपीयर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं आप एंजाइम को भी एंड प्रोडक्ट नहीं दे सकते, B+2 नहीं लिख सकते आप कभी भी। नो, क्योंकि एंजाइम आपका प्रोडक्ट नहीं है बेटा। एंजाइम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कि रिएक्टेंट के जरिए मिलकर बने। तो प्रोडक्ट ये एंजाइम इज नॉट प्रोडक्ट। एंजाइम क्या है बेटा? वो कैटलिस्ट है। तो वो उसको अपने वहां पे शो करना है जहां पे वो असल में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पे एंजाइम को अपनी शो करेगा कि यहां पर वो चीज होगी जो हमारी है प्रोडक्ट। एंजाइम इज नॉट प्रोडक्ट। एंजाइम क्या है? सिंपल पार्टिसिपेट करके और इसका हो जाएगा चला जाएगा। बेसिकली एंजाइम a very small amount of enzymes required to transform a large quantity of substrate। बेटा इसका मतलब ये कि आपको बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट को आपका छोड़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत कम एंजाइम की क्वांटिटी की जरूरत है। मतलब एंजाइम बहुत थोड़ा भी होगा ना, अगर एंजाइम बहुत थोड़ा भी होगा तो वो अच्छे खासे सबस्ट्रेट को वो क्या कर सकता है? कैटलाइज कर सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट द एट प्रॉपर्टी एंजाइम एक्टिवेटर एंड एलिवेटर। एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट, मतलब एक्सेलरेट मतलब बढ़ाते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी मतलब एंजाइम की खुद की एक्टिविटी, एंजाइम की मतलब कभी ऐसा होता है एंजाइम भी ना बहुत स्लोली फंक्शन कर रहा होता है। अगर मुझे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो मुझे कुछ ऐसे आयन और कुछ ऐसे सॉल्ट्स एंजाइम के साथ अटैच करने पड़ेंगे तो क्या करें? एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करें। बेटा ऐसे आयन और ऐसे सॉल्ट का नाम देते हैं एक्टिवेटर, जिसको आप एंजाइम एक्टिवेटर से नाम देते हो। मतलब ये क्या करते हैं? एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। जैसा कि मैंगनीज आयन, मैग्नीशियम आयन, इसका यहाँ पे क्लोराइड भी आता है। तो ये जितने भी हमारे पास ये क्या करते हैं? ये हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एंजाइम को एक्टिवेट इसमें से क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। तो बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो कि इस एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा? इनहिबिट करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जैसा कि सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, मतलब अगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो वो भी क्या कर सकता है? हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकता है। और पीएच, अगर आपने पीएच को चेंज किया, पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो उससे भी क्या होता है बेटा? एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इनहिबिट हो जाती है। मतलब इनहिबिट का मतलब क्या है? कम हो जाती है। सो हीट एंड पीएच सेंसिटिव, एंजाइम आर हीट सेंसिटिव। मतलब अगर आप एंजाइम को और बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, अगर आपने एंजाइम को बहुत ज्यादा टेंपरेचर दे दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। मतलब अगर आपने सपोज करो एक एंजाइम वर्क कर रहा है नॉर्मल टेंपरेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमारी बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। वो क्योंकि बेटा हमारी बॉडी में 37 से कहां चला गया? 44 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बेटा अगर 42 भी चला जाए तो बहुत ज्यादा है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया तो क्या हो गया? हमारी बॉडी हीट हो गई। अब इस टेंपरेचर पे बेटा एंजाइम क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? डीनेचर, मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो सकता है। प्रोटीन का एंजाइम का बेसिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो खराब डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो ये कब होगा? जब एंजाइम का जब आप टेंपरेचर क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। और बेटा एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय लो टेंपरेचर। मतलब अगर आप एंजाइम टेंपरेचर सपोज तो 37 है नॉर्मल, तो अगर आप उसको डिक्रीज करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर तो हो सकता है एंजाइम का हो जाए इनएक्टिव। डीनेचर नहीं, एक होता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आना। स्ट्रक्चर में चेंज कब आएगा? जब आप एंजाइम का टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, मतलब आप उसे हीट दोगे। और इनएक्टिव कब होगा एंजाइम? जब आप उसे क्या करोगे? कूल करोगे। मतलब आपसे जब आपने उसे फ्रीजर में रख दिया सपोज कर लीजिए, जब आपने उसे कूल कर दिया तब वो इनएक्टिव होंगे, खराब नहीं होते, डीनेचर नहीं होते। लेकिन अगर आपने उसे हीट किया ज्यादा तो क्या हो सकता है? डीनेचर खराब भी हो सकते हैं।
और इसी तरह अगर हम बात करें इसमें एंजाइम का हीट सेंसिटिव, मतलब वो हीट के सेंसिटिव से बात ये है कि अगर आपने एंजाइम की हीट को ज्यादा या कम किया तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। नाउ अदर वन इज पीएच सेंसिटिव, एंजाइम की एंजाइम फंक्शन विद स्पेसिफिक पीएच एफिशिएंटली, मतलब हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे एफिशिएंटली वर्क करता है। एफिशिएंटली मतलब अच्छा खासा वर्क करता है। तो कब, जब उसको आप स्पेसिफिक पीएच प्रोवाइड करें, स्पेसिफिक पीएच। अब जैसे कि अगर हम पेप्सिन एंजाइम की बात करें, इस एंजाइम की जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक पीएच, मतलब वो एसिडिक पीएच पे काम करेगा। और एसिडिक पीएच क्या होती है, 0 से लेकर 7 तक, मतलब ये वाली जो पीएच है क्या होती है, एसिडिक पीएच। और अगर हम बात करें बेसिक मीडियम पे, तो उस पे कौन सा एंजाइम जो है वो एक्ट करता है बेसिक मीडियम पे, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन को अपना फंक्शन अच्छे तरह करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, बेसिक, जो कि पीएच कितनी होती है, 7 टू 14। 7 टू 14 के दरमियान अगर पीएच होगी तो ये ट्रिप्सिन अच्छा वर्क करेगा। और अगर हम बात करें पेप्सिन की, पेप्सिन को अच्छा वर्क करेगा जबकि उसकी पीएच होगी एसिडिक। अच्छा, अगर आप इसको और स्पेसिफिकली देखा जाए तो पेप्सिन जो होता है 1.4 पीएच पे एक्ट करता है नॉर्मली, और ट्रिप्सिन जो होता है वो 8 पीएच पे एक्ट करता है। 8 क्या है, 7 से 14 के दरमियान है, 1.4 इज बिटवीन 0 टू 7। ये एसिडिक पीएच है, तो पेप्सिन 1.4 पीएच पे बहुत अच्छा एक्ट करता है, और ट्रिप्सिन 8 पीएच पे बहुत ज्यादा अच्छा एक्ट करता है। ऐसे अगर आपने इनको चेंज किया तो इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। इससे टेंपरेचर एंड पीएच सेंसिटिव। बेटा यहां पे हमें क्या देखिए, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे